3 जून 1989 यानी आज से ठीक 37 साल पहले रात के लगभग 10 बज रहे थे। बीजिंग की सड़कों पर एक असामान्य सी हलचल थी। पश्चिमी हिस्से से सेना के ट्रक राजधानी की ओर बढ़ रहे थे। कुछ लोगों ने अपने घरों की खिड़कियां खोल ली, कुछ लोग सड़कों पर निकल आए। बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स थे वो पहले से ही तियानमेन चौक की तरफ मौजूद थे। उन्हें लगा कि शायद ये वही दबाव की राजनीति है जो पिछले कुछ दिनों से चल रही थी। शायद सेना आएगी, कुछ देर खड़े रहेगी और फिर लौट जाएगी, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका था। लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। इस बार सैनिकों के पास सिर्फ आदेश नहीं थे, इस बार उनके पास अनुमति भी थी। अनुमति किसी भी कीमत पर तियानमेन चौक को खाली कराने की। अब समय आ चुका था जब कुछ ही घंटों के बाद बीजिंग की सड़कों पर गोलियां चलने वाली थी, टैंक आगे बढ़ने वाले थे, हजारों लोग मरने वाले थे और दुनिया 20वीं सदी की सबसे चर्चित राजनीतिक नरसंहार में से एक को देखने वाली थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अपने ही छात्रों से इतना डर क्यों लग रहा था? क्या छात्र सरकार गिराना चाहते थे? क्या वे कोई क्रांति कर रहे थे या फिर कहानी कुछ और थी? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें लगभग 50 दिन पीछे जाना होगा। 15 अप्रैल 1989 की तारीख में। उस दिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व महासचिव हु याओबंग की मृत्यु हुई थी। आज चीन के बाहर बहुत कम लोग उनका नाम जानते हैं, लेकिन 1980 के दशक में चीन में हु याओबंग सिर्फ एक नेता नहीं थे, खासकर छात्रों और बुद्धिजीवियों के बीच में। उनकी छवि एक ऐसे व्यक्ति की थी जो व्यवस्था के भीतर रहकर भी कुछ बदलाव चाहता था। वे उन नेताओं में गिने जाते थे जो राजनीतिक सुधार, सीमित खुलापन और नागरिकों की शिकायतों को सुनने की वकालत किया करते थे। 2 साल पहले इसी कारण उन्हें पद से हटा दिया गया था, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर कई लोगों को यह लगता था कि हु याओबंग जरूरत से ज्यादा उदार हो रहे हैं। हु याओबंग की मौत की खबर फैलते ही बीजिंग के यूनिवर्सिटीज में हलचल शुरू हो गई। अलग अलग स्टूडेंट ग्रुप्स चर्चा करने लगे। कई लोगों ने इस एक नेता की मृत्यु के रूप में से नहीं देखा, बल्कि एक पूरी उम्मीद के अंत के रूप में देखा। और फिर कुछ ऐसा हुआ शायद जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो स्टूडेंट थे वो तियानमेन चौक पहुंचने लगे। शुरुआत तो हु याओबंग के उनको श्रद्धांजलि देने से हुई। उन पर फूल चढ़ाए जा रहे थे, पोस्टर लगाए जा रहे थे, संदेश लिखे जा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे शोक सभा ने एक दूसरा ही रूप लेना शुरू कर दिया। लोग अब सिर्फ हु याओबंग को याद नहीं कर रहे थे, वो चीन के बारे में भी बात कर रहे थे, अपने भविष्य के बारे में बात कर रहे थे, और सबसे बढ़कर वो उस व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे जिसमें वो रह रहे हैं। उस समय तक चीन में आर्थिक अनियमितता चरम पर थी। कुछ लोग तेजी से अमीर बन रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था और कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों के परिवार तेजी से शक्तिशाली हो रहे थे। आम लोगों को लगने लगा था कि नियम सबके लिए समान है ही नहीं। सबसे ज्यादा बेचैनी युवाओं में थी। यूनिवर्सिटीज के छात्र यह सवाल पूछ रहे थे कि चीन की राजनीति क्यों नहीं बदल सकती। यही कारण था कि कुछ ही दिनों में तियानमेन चौक एक शोक सभा से, शोक स्थल से राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया, और फिर बहस मांगों में बदलने लगी। छात्रों ने सरकार से कुछ मांगे रखी। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से कोई भी मांग सत्ता पर कब्जा करने, राजनीतिक रूप से परिवर्तन करने या किसी भी राजनीतिक दल को स्थापित करने से जुड़ी नहीं थी। वो कम्युनिस्ट पार्टी को हटाने नहीं निकले थे, वे चीन को तोड़ना नहीं चाहते थे, वे तो लोकतांत्रिक सुधारों की बात कर रहे थे। वो प्रेस पर लगे नियंत्रण को कम करने की बात कर रहे थे, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। वे चाहते थे कि शीर्ष कम्युनिस्ट नेताओं और उनके परिवारों की संपत्तियों के बारे में जनता को जानकारी मिले। वे चाहते थे कि उनकी बात सुनी जाए। China lack of democracy, lack of freedom, especially freedom of press.
लेकिन बीजिंग में बैठे कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने इन्हें एक अलग नज़र से देखना शुरू कर दिया। जितनी तेजी से छात्रों का उत्साह बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से सत्ता की बेचैनी भी बढ़ने लगी। इसी बीच 22 अप्रैल को हु याओबंग का अंतिम संस्कार हुआ। उसी दिन कुछ छात्रों ने प्रतीकात्मक रूप से घुटने के बल बैठकर अपनी याचिका सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इसका भी कोई जवाब नहीं मिला। उनकी बात सुनी ही नहीं गई। दरअसल कई बार इतिहास में बड़े आंदोलन किसी एक भाषण से नहीं, बल्कि एक अनसुनी आवाज से पैदा होते हैं, और तियानमेन की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। सरकार की चुप्पी ने छात्रों को और ज्यादा संगठित कर दिया। इसके बाद विश्वविद्यालयों में बैठ के शुरू होने लगी। छात्र स्टूडेंट्स वो अलग अलग तरीके से बैठक करने लगे, संगठन बनाने लगे, और पहली बार यह महसूस होने लगा कि ये सिर्फ बीजिंग विश्वविद्यालय या शिंगुआ विश्वविद्यालय का मामला नहीं है। ये अब उससे आगे बढ़ चुका है और छोटे छोटे कॉलेजेस तक भी जा चुका है। 23 अप्रैल को छात्रों ने अपना एक स्वतंत्र संगठन बनाया। अब इस आंदोलन के पास नेतृत्व भी था और दिशा भी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज थी आत्मविश्वास, जो लगातार बढ़ते ही जा रही थी। उन्हें लगने लगा था कि अगर वो पर्याप्त संख्या में जुट जाएंगे तो शायद कम्युनिस्ट सरकार को बात करने आना ही पड़ेगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि दूसरी तरफ भी तैयारी शुरू हो चुकी है, और आने वाले कुछ दिनों में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी इस आंदोलन को छात्र आंदोलन नहीं, बल्कि अपनी सत्ता के लिए खतरे के रूप में देखना शुरू कर देगी। यहीं से तियानमेन की कहानी बदलने लगती है, और यहीं से बीजिंग की सड़कों पर जमा होती भीड़ और सत्ता के गलियारों में बढ़ती बेचैनी पहली बार आमने सामने आने वाली थी। अब आता है 1989 के अप्रैल माह का आखिरी सप्ताह। तियानमेन चौक अब सिर्फ एक सार्वजनिक स्थान नहीं रह गया था, यह चीन के भविष्य पर चल रही बहस का एक महत्वपूर्ण मंच बन चुका था। हर दिन नई भीड़ आती थी, नए पोस्टर लगते थे, नए भाषण होते थे, और हर शाम बीजिंग की यूनिवर्सिटीज में यह चर्चा होती थी कि आखिर सरकार कब जवाब देगी। लेकिन सरकार जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं थी। वह फैसला करने की तैयारी में लगी हुई थी, ना कि जवाब देने की। इस बीच 26 अप्रैल 1989 को कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे आंदोलन की दिशा बदल दी। उस सुबह चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली में एक एडिटोरियल प्रकाशित हुआ। ये कोई सामान्य न्यूज़ रिपोर्ट नहीं थी, यह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का आधिकारिक संदेश था, जिसमें छात्र आंदोलन को एक सुनियोजित साजिश बताया गया। संकेत यह था कि कुछ ताकतें देश को अस्थिर करना चाहती है। कुल मिलाकर उन आंदोलन करने वाले छात्रों को देशद्रोही बता दिया गया। सरकार के लिए यह सिर्फ एक एडिटोरियल था, लेकिन छात्रों के लिए यह एक ऐसा आरोप था जो उनकी बातें सुने बिना ही उन्हें दोषित कर दिया गया था। और यहीं से आंदोलन को एक नया मोड़ मिला। अगले ही दिन हजारों छात्र सड़क पर उतर आए। पुलिस बैरिकेड लगाए खड़ी हुई थी, लेकिन भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं थी। बीजिंग की सड़कों पर स्टूडेंट्स का सैलाब दिख रहा था। दिलचस्प बात यह थी कि रास्ते में खड़े आम नागरिक भी उनका समर्थन कर रहे थे, और पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर यह सवाल उठने लगा था कि क्या यह आंदोलन अब यूनिवर्सिटीज की सीमा से बाहर निकलकर आम लोगों तक पहुंच चुका है। छात्रों को लग रहा था कि वो अब जीत रहे हैं, और शायद इसी आत्मविश्वास ने आंदोलन को अगले चरण में पहुंचा दिया था। इसके बाद मई का महीना शुरू हुआ। तियानमेन चौक पर मौजूद छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन भीड़ से भी जो अधिक महत्वपूर्ण था वो उसका स्वरूप था। अब वहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं थे, वहाँ जर्नलिस्ट भी थे, प्रोफेसर्स भी थे, इंटेलेक्चुअल्स भी थे, और कारखानों के मजदूर भी थे। सरकारी कर्मचारियों के परिवार भी वहाँ पर शामिल होने लगे। बीजिंग की सड़कों पर एक अजीब सा माहौल था, जैसे पूरा शहर किसी बड़े निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा हो। इसी दौरान छात्र नेताओं के बीच एक नई रणनीति पर चर्चा शुरू हुई। उनका मानना था कि सिर्फ धरना देने से सरकार नहीं झुकेगी, कुछ ऐसा करना होगा जिसे अनदेखा ना किया जा सके, और यहीं से जन्म हुआ भूख हड़ताल के विचार का। 13 मई 1989 को तियानमेन चौक में सैकड़ों छात्रों ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। यह एक ऐसा जोखिम भरा फैसला था, क्योंकि अब तक मामला सिर्फ राजनीति का था, जो अब छात्रों के स्वास्थ्य और जीवन को लेकर सामने आने लगा। लेकिन इसके परिणाम तुरंत दिखाई देने लगे।
पूरे चीन का ध्यान तियानमेन चौक की ओर खींचा चला गया। जो लोग अब तक दूर से इसे देख रहे थे वो भी इससे जुड़ने लगे। कई स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, डॉक्टर्स, आम लोग, वो सब मदद को आगे आने लगे और सबसे इम्पोर्टेंट, पूरा देश इसे अब गौर से, गंभीरता से देखने लगा। ठीक उसी समय सोवियत संघ के नेता मिखाइल गोर्बाचेव चीन आने वाले थे। यह एक ऐतिहासिक यात्रा थी। इस यात्रा के माध्यम से सोवियत संघ और चीन के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश की जा रही थी। इसे कवर करने के लिए दुनिया भर के पत्रकार बीजिंग पहुंच रहे थे। उनका उद्देश्य था गोर्बाचेव की यात्रा को कवर करना। लेकिन जब वो बीजिंग पहुंचे तो उन्हें एक अलग ही कहानी दिखाई दी। अधिकांश पत्रकारों के कैमरे तियानमेन चौक की ओर मुड़ने लगे। दुनिया की मीडिया पहली बार चीन के छात्र आंदोलन को दिखाने लगी और यहीं से कम्युनिस्ट पार्टी की चिंता कई गुना बढ़ गई, क्योंकि अब यह सिर्फ चीन का मामला नहीं रह गया था, बल्कि पूरी दुनिया इस आंदोलन को देख रही थी। उधर तियानमेन चौक पर बैठे छात्रों को लगने लगा था कि इतिहास उनकी तरफ खड़ा है, क्योंकि भीड़ बढ़ रही थी, समर्थन लगातार बढ़ रहा था और सरकार दबाव में दिख रही थी। और कुछ लोगों को लगने लगा था कि शायद अब पीछे हटने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद तारीख आती है 17 मई 1989 की। सड़कों पर लाखों लोग थे, इतने लोग कि कई लोगों ने इसे कम्युनिस्ट शासन के इतिहास का सबसे बड़ा जन प्रदर्शन बताया। राजधानी के अलग अलग हिस्सों से लोग निकलकर तियानमेन चौक की ओर बढ़ रहे थे। कई जगहों पर पुलिस दिखाई ही नहीं दे रही थी, जैसे प्रशासन समझ ही नहीं पा रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। लेकिन जब बीजिंग की सड़कों पर यह दृश्य था, उसी समय कम्युनिस्ट सत्ता के गलियारे में एक बिल्कुल ही अलग बातचीत चल रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी अब दो खेमों में बट गई थी। एक तरफ वो लोग थे जो मानते थे कि छात्रों से बात होनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ वो लोग थे जो मानते थे कि अगर आंदोलन नहीं रोका गया तो कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता कमजोर हो जाएगी। और इस संघर्ष के केंद्र में 3 नाम थे: झाओ जियांग, ली पेंग और डेंग शियोपिंग। अगले कुछ दिनों में इन्हीं 3 लोगों के फैसले चीन का भविष्य तय करने वाले थे। छात्रों को अभी भी उम्मीद थी कि बातचीत होगी, लेकिन सत्ता के भीतर कुछ लोग अब बातचीत से आगे बढ़ चुके थे। वे समाधान नहीं ढूंढ रहे थे, वे नियंत्रण वापस लेना चाहते थे, उस तियानमेन चौक का नियंत्रण। और जल्द ही बीजिंग के लोगों को पता चलने वाला था कि जब एक कम्युनिस्ट सत्ता नियंत्रण खोने लगती है तो वह कितनी क्रूर हो सकती है। इसके बाद 17 मई 1989 को बीजिंग की सड़कों पर उमड़ी भीड़ ने एक बात साफ कर दिया था कि यह अब सिर्फ छात्र आंदोलन नहीं था, यह चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए राजनीतिक चुनौती बन चुका था। लेकिन चुनौती जितनी सड़कों पर दिखाई दे रही थी, उससे कहीं ज्यादा वह सत्ता के भीतर दिखाई देने लगी। झाओ जियांग का मानना था कि छात्रों से बात की जानी चाहिए। उनके अनुसार यह आंदोलन दुश्मनों का षड्यंत्र नहीं था, यह उन युवाओं की आवाज़ थी जो अपने देश के भविष्य को लेकर चिंतित थे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ली पेंग थे, जिनका मानना था कि आंदोलन जितना लंबा चलेगा पार्टी उतनी कमजोर दिखेगी। और फिर तीसरी शख्सियत का नाम था डेंग शियोपिंग, जो चीन के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, जो किसी पद पर भले ही ना हो, लेकिन अंतिम निर्णय उनका ही होता था। यहीं से कहानी छात्रों और सरकार के बीच नहीं रहती है, यहाँ से कहानी सत्ता के भय की बन जाती है। क्योंकि इतिहास में कई सरकारें विरोध झेल चुकी हैं, लेकिन तानाशाही व्यवस्थाएं विरोध को सिर्फ असहमति नहीं मानती, वो उसे चुनौती मानती है। और चुनौती का जवाब संवाद से नहीं, नियंत्रण से दिया जाता है। इसके बाद 19 मई 1989 की रात, जब तियानमेन चौक पर हजारों छात्र मौजूद थे, कई दिनों की भूख हड़ताल से उनकी हालत खराब हो चुकी थी, उसी रात झाओ जियांग तियानमेन चौक पहुंचते हैं और यही उनकी आखिरी पब्लिक अपीयरेंस मानी जाती है। उन्होंने छात्रों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की थी। उन्होंने कहा था, हम बहुत देर से आए हैं। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह वाक्य इतिहास का हिस्सा बन जाएगा और अगले ही कुछ दिनों में झाओ जियांग न सिर्फ राजनीतिक रूप से गायब कर दिए जाएंगे, बल्कि चीन की राजनीति से उनका नाम लगभग मिटा दिया जाएगा। 20 मई 1989 को चीनी कम्युनिस्ट सरकार ने मार्शल लॉ घोषित कर दिया। अब यह साफ था कि सरकार बातचीत की दिशा में नहीं जाएगी। पीपल्स लिबरेशन आर्मी अर्थात चीन की कम्युनिस्ट सेना को राजधानी की ओर बढ़ने का आदेश दिया गया। लेकिन यहाँ एक
दिलचस्प घटना हुई। जब सेना बीजिंग में प्रवेश करने लगी तो हजारों नागरिक सड़कों पर उतर आए। उन्होंने सैनिकों के रास्ते रोक दिए, ट्रकों को घेर लिया और लोग सैनिकों से बहस करने लगे। कुछ उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे और कुछ कह रहे थे कि छात्र देशद्रोही नहीं है। कुछ ही दिनों के लिए ही सही, लेकिन ऐसा लगा कि राजधानी ने सेना को रोक दिया है। छात्रों के बीच उत्साह फैल गया था। उन्हें लगा कि सरकार पीछे हट रही है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। सत्ता पीछे नहीं हट रही थी, वह तैयारी कर रही थी। और तैयारी किस चीज की? कि बीजिंग में एक नए तरीके के नरसंहार की, एक बीजिंग की सड़कों को लाल करने की। अब मई का महीना भी खत्म हो रहा था, लेकिन गतिरोध खत्म नहीं हुआ था। तियानमेन चौक पर अब भी छात्र मौजूद थे। सरकार अब भी अपनी बात पर अड़ी हुई थी और दोनों पक्ष यह मानने लगे थे कि दूसरा पहले झुकेगा। फिर आई 3 जून की तारीख। शाम ढलने लगी। राजधानी में अफवाहें फैली कि सेना फिर से आगे बढ़ रही है, लेकिन इस बार स्थिति अलग थी। इस बार सैनिकों के पास सिर्फ आदेश नहीं थे, इस बार उनके पास गोली चलाने की अनुमति भी थी। जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, सेना राजधानी के भीतर प्रवेश करने लगी। पश्चिमी बीजिंग के मुसीदी क्षेत्र में नागरिकों और सैनिकों का आमना सामना हुआ। लोगों ने रास्ता रोकने की कोशिश की, कुछ ने बैरिकेड लगाए, कुछ ने वाहनों को रोकने का प्रयास किया और फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के पहली गोली चली। कुछ लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि सेना वास्तव में गोली चला रही है, लेकिन कुछ ही मिनटों में भ्रम खत्म हो गया। सड़कों पर चीखें सुनाई देने लगी और बीजिंग को समझ आने लगा कि यह वही रात नहीं है जिसकी उसे उम्मीद थी। गोलियां लगातार चल रही थी, सेना आगे बढ़ते जा रही थी और जो भी रास्ते में आ रहा था उसे हटाया जा रहा था। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बाद में बताया कि सैनिक सिर्फ भीड़ को तितर बितर नहीं कर रहे थे, वो रास्ता साफ भी कर रहे थे। वो किसी भी कीमत पर लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ रहे थे। रात बीतती गई और सेना तियानमेन चौक के पास पहुंच गई। 4 जून की सुबह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध सार्वजनिक चौक में से एक को चारों ओर से घेर लिया गया। छात्र अब भी वहां मौजूद थे। कुछ जाने की बात करने लगे और कुछ रुकने की। कुछ को अब भी विश्वास था कि आखिरी क्षण में बातचीत हो जाएगी, लेकिन कम्युनिस्ट सरकार की ओर से बातचीत का समय खत्म हो चुका था। कुछ घंटों के भीतर चौक खाली कर दिए गए, लेकिन खाली करने से पहले टैंक आगे बढ़े, गोलियां चली, लोग मारे गए, अराजकता फैल गई। उस रात वास्तव में कितने लोग मारे गए, ये वही सवाल है जिसका उत्तर आज भी विवादों में घिरा हुआ है। चीन की जो सरकार है उसने मृत्युओं की संख्या बहुत कम बताई, 200 से भी कम, लगभग उसके आसपास। सरकारी दावों के अनुसार संख्या एकदम ही सीमित है, लेकिन अस्पतालों, प्रत्यक्षदर्शियों, विदेशी पत्रकारों और बाद में सामने आए विभिन्न दस्तावेजों ने एक अलग ही तस्वीर पेश की। वर्षों बाद सार्वजनिक हुए एक ब्रिटिश डॉक्यूमेंट में ये दावा सामने आया कि मृतकों की संख्या 10,000 तक। कुछ के अनुमान इससे कम है, कुछ के ज़्यादा हैं, लेकिन एक बात सभी सोर्स से कंफर्म होती है कि यह एक सामान्य पुलिस कार्रवाई नहीं थी। ये कम्युनिस्ट सत्ता के द्वारा अपने ही नागरिकों के खिलाफ बल का प्रयोग था। और शायद यही कारण है कि 4 जून 1989 आज भी चीन की सबसे संवेदनशील तारीखों में से एक है। इसी दिन की एक ऐसी तस्वीर दुनिया के सामने आई जिसने उस व्यक्ति को द टैंक मैन का नाम दे दिया। बीजिंग की एक सड़क पर टैंकों की कतार आगे बढ़ रही थी। उसी दौरान उसके सामने एक अकेला आदमी खड़ा था। उसके पास कोई हथियार नहीं था, कोई सुरक्षा नहीं थी, कोई संगठन नहीं था। दुनिया आज तक नहीं जानती कि वह कौन था, उसका नाम क्या था, उसके साथ बाद में क्या हुआ, लेकिन उसे एक तस्वीर ने वह कर दिखाया जो हजारों शब्द नहीं कर सकते थे। एक तरफ राज्य जो कम्युनिस्ट स्टेट था उसकी पूरी शक्ति थी, दूसरी तरफ एक अकेला आदमी। और शायद यही वजह है कि तियानमेन चौक की कहानी सिर्फ एक नरसंहार की कहानी नहीं है, यह उस क्षण की कहानी है जब कुछ छात्रों ने अपने सरकार से सवाल पूछने की कोशिश की और कम्युनिस्ट सरकार ने जवाब में टैंक भेज दिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में यहीं से एक नई कहानी शुरू हुई। नरसंहार के बाद गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ, छात्र नेताओं की तलाश शुरू हुई, कई लोग अंडरग्राउंड हो गए, कई देश छोड़कर भाग गए। झाओ जियांग को पब्लिक लाइफ से हटा दिया गया और फिर चीन ने एक दूसरा अभियान शुरू किया, तियानमेन की इस घटना से जुड़ी सभी प्रकार के संकेतों को मिटाने का अभियान।
कम्युनिस्ट सरकार द्वारा तस्वीरें हटाई गई, इसकी चर्चाएं बंद कर दी गई, पुस्तकों को कंट्रोल किया गया, स्कूलों में इस घटना का उल्लेख प्रतिबंधित कर दिया गया और इंटरनेट आने के बाद सेंसरशिप और भी मजबूत हो गई। इसका असर ऐसा हुआ कि एक पूरी पीढ़ी ऐसी बड़ी हुई जिसे अपने ही देश के इतिहास के सबसे बड़े नरसंहारों में से एक के बारे में नहीं बताया गया। लेकिन तियानमेन का सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर यह सिर्फ एक राजनीतिक संकट था तो जवाब गोलियों से क्यों दिया गया? अगर यह सिर्फ एक छात्र आंदोलन था तो उसे राष्ट्रीय खतरा क्यों माना गया? लेकिन शायद इससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब भी किसी कम्युनिस्ट सत्ता को अपनी पकड़ कमजोर होती दिखाई देती है तो उसका जवाब हर बार दमन, गिरफ्तारी और हिंसा ही क्यों होता है? क्या तियानमेन एक अपवाद था या फिर एक लंबे इतिहास का एक अध्याय? अगले भाग में हम इसी सवाल का जवाब खोजने का प्रयास करेंगे। रूस की बोल्शेविक क्रांति से लेकर स्टालिन के शुद्धिकरण अभियानों तक और माओ के चीन से लेकर तियानमेन चौक तक, नक्सलबाड़ी से लेकर बस्तर तक, और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह सिर्फ एक नरसंहार था या एक विचारधारा का स्वाभाविक परिणाम। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, ये स्टोरी पसंद आई हो, ये नैरेटिव पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और द नैरेटिव को सब्सक्राइब करें।